आइए दोस्तों, अब बात करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवर्स एक्विजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन सेगमेंट में भी इसका एक इलस्ट्रेशन है और टेस्ट योर नॉलेज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिवर्स एक्विजिशन सेगमेंट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि ये रिवर्स एक्विजिशन क्या है। तो देखिए, डायरेक्ट हम इस डेटा के बेसिस पे ही काम करते हैं कि देखो 31 दिसंबर को एक एंटिटी ए है, उसने 2.5 शेयर इशू कर दिए इन एक्सचेंज फॉर ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एक शेयर के बदले 2.5, मतलब आप ज्यादा शेयर दे रहे हो ना, ये एक इंडिकेटर हो सकता है रिवर्स एक्विजिशन का। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे ही मैं आगे बोलूंगा और आगे अपन कुछ वर्किंग करेंगे आपको ये बात अपने आप समझ में आएगी कि भाई जब किसी एक शेयर के बदले हमको ये 2.5 मतलब इतना जो शेयर जो है वो ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ शेयर जो है वो ज्यादा इशू होंगे और हो सकता है आपका स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक कंबाइंड एंटिटी पे डाइल्यूट होकर कम हो जाए, तो इनफैक्ट खरीदने की बजाय आप अपना बिजनेस बेच चुके होंगे। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो क्या घुमा दिया आपने, स्टार्टिंग के अंदर ही कुछ समझ नहीं आया। आइए दोस्तों, चिंता ना करो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा, तो चिंता ना करें, आगे बढ़ेंगे रिवर्स एक्विजिशन के इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। कहता है ऑल ऑफ द एंटिटी बी का शेयर होल्डर एक्सचेंज देयर शेयर्स इन एंटिटी बी, सो दिस इज द बेसिस ऑफ एक्सचेंज, इसके बेसिस पर शेयर एक्सचेंज होगा। देयरफॉर एंटिटी ए इशू 150 ऑर्डिनरी शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर ऑल 60 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी। तो देखिए एंटिटी बी जो है इसकी बैलेंस शीट में शेयर कितने हैं, एंटिटी बी की बैलेंस शीट में शेयर है 600। एक शेयर कितने का है इन्होंने बताया नहीं क्या, पर शेयर की वैल्यू क्या है बताया नहीं, कहां 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 पे तो बताया होगा। चलो हाँ सॉरी, नंबर ऑफ शेयर्स दिए ना, 60 ऑर्डिनरी शेयर्स दिए, नंबर ऑफ शेयर्स दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, एक चीज तो बैलेंसिंग फिगर में आ ही सकती है। तो अगर 60 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो 10 ईच रुपीज वाले हैं ये, और ये 100 ऑर्डिनरी शेयर्स हैं तो ये कितने रुपए के हैं सर जी, ये 3 रुपीज ईच वाले, इसलिए इसकी वैल्यू आती है 300 और 60 वालों की वैल्यू आती है 600। ऑलराइट, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा अब समझिए, देखिए ये जो एंटिटी बी है इसको हम खरीद रहे हैं, कौन खरीद रहा है, इसको खरीद रहा है एंटिटी ए। एंटिटी ए इज परचेजिंग एंटिटी बी। तो अभी तक तो एक बार रिवर्स की बातें छोड़ देते हैं, सिंपल जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है उसकी बात करते हैं। तो 600 को अगर अपन 10 से डिवाइड करते हैं तो 60 शेयर्स आते हैं, और जैसा कि कहा गया है, जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया है, कहा गया है कि, एक सेकेंड, जो एंटिटी बी है इसके 60 शेयर्स हैं, तो हर एक शेयर के बदले 2.5 शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 150 शेयर्स हो गए हैं। यानी हम एंटिटी बी को एक्वायर करने के लिए एंटिटी ए जो है वो जो शेयर इशू करेगा, कितना शेयर इशू करेगा, 150 शेयर इशू करेगा। ठीक है, चलो सर सीधा सीधा ये तो समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर रिवर्स एक्विजिशन क्या है, क्यों है, समझाइए वो। अब समझाता हूं, देखिए दोस्तों, हम एंटिटी बी को एक्वायर कर लेंगे तो एंटिटी ए के जो शेयर्स हैं उसके बारे में जरा विचार करके देखिए, किसके, एंटिटी ए के शेयर्स के बारे में। पहले उसके बैलेंस शीट में कितने शेयर्स थे देखिए जरा, एंटिटी ए की बैलेंस शीट में पहले 100 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, कितने थे, 100 बिफोर
एक्विजिशन, ठीक है। पीसी इशू करूंगा मैं तो 150 शेयर इशू कर दूंगा, तो अब कितने शेयर हो गए? 250 शेयर हो गए। हाँ सर हो गए। मेरे एंटिटी ए के टोटल 250 शेयर हो गए। हाँ ठीक है। अब बताओ दोस्तों, एक बात बताओ, 250 में से अगर मैं आपको कहूं परसेंटेज निकालो दोनों का, तो आप कहोगे सर 100/250 ये होता है 40%, और 150/250 होता है 60%। टोटल शेयर होल्डिंग 100%। परसेंटेज, अब आप देखिए दोस्तों, अब इस डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए कि एंटिटी ए ने एंटिटी बी को खरीदा, और खरीदने से यह हुआ कि एंटिटी ए के जो पहले 100 शेयर थे वो बढ़कर कितने हो गए? 250 शेयर हो गए। अब आउट ऑफ टोटल 250 शेयर्स एंटिटी ए के पास तो 40% ही रह गए, और जिस एंटिटी को हमने खरीदा उसके हाथों में कंट्रोल चला गया। दैट इज नोन एज रिवर्स एक्विजिशन। जो दिखने में तो परचेज है, लेकिन आपने परचेज तो क्या किया उस एंटिटी को? आप तो खुद बिक गए। एंटिटी एक जो है वो सेल हो गई एंटिटी बी को। अब सब्सटेंस जो है वो तो यही कहता है, क्योंकि यू हैव लॉस्ट कंट्रोल आफ्टर द एक्विजिशन ऑन योर ओन एंटिटी एंड द कंट्रोल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू एंटिटी बी by issuing 150 shares additional to 100 shares, totaling amounting total number of shares जो है वो 250 बनेंगे, and out of this 250 you are holding only 40% and the balance 60% is attributable to the entity B. So now entity B, hence अब मैं क्या लिखूंगा? hence control transferred to entity B स्पेशल केस है, इसलिए जो एंटिटी ए लीगल अक्वायरर है, बुक्स में, किताबों में, डॉक्यूमेंट में एंटिटी ए एक लीगल एक्वायरर है, एंटिटी बी जो है वो लीगल अक्वायरी है। ये बिल्कुल सही होता यदि ये कंट्रोल लॉस्ट नहीं होता, बट अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंटिंग अक्वायरी है और ये अकाउंटिंग अक्वायरर है। अब समझ में आया? और साधारण देसी भाषा में बोलूं तो एंटिटी ए जो है वो परचेजर है, लेकिन अकाउंटिंग सेंस में सेलर बन गया। एंटिटी बी जो है वो नॉर्मल बात करें तो सेलर है, लेकिन अकाउंटिंग सेंस में वो परचेजर बन गया। एकदम उलट पुलट हो गया ट्रांजैक्शन। इसीलिए इसको हम कहते हैं रिवर्स एक्विजिशन। दिस ट्रांजैक्शन इज लीडिंग टुवर्ड्स रिवर्स एक्विजिशन, और अपने को अब रिवर्स एक्विजिशन के हिसाब से काम करना। तो क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात तो ये कि अगर रिवर्स एक्विजिशन है तो अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंट्स मतलब आईएफआरएस बोल दीजिए, एफआर बोल दीजिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अक्वायरर कौन है? एंटिटी बी। तो आप अब एंटिटी बी जिसे खरीद रहे हैं उसे अक्वायरी ना समझें, उसे अक्वायरर समझें, और जो एंटिटी खरीद रही है उसे खरीदार ना समझकर उसे बिकवाली वाला व्यक्ति समझें, बिकवाली वाली एंटिटी समझें जो अपने आप को बेच रही है। बिकॉज जो कंट्रोल छोड़ देती है वो कंपनी ने अपना कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया होता है, और वो कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया तो मालिक कोई और बन गया। अब जो मालिक है वही तो अब उसकी सही अकाउंटिंग करेगा। अब समझ में आया ना कि आपको रिवर्स एक्विजिशन जो है वो क्या होता है, क्यों होता है ना? तो आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। अब समझिए आगे क्या करना है। यहां तक तो समझ में आ गया, आगे क्या करना है? तो आगे बात करनी है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव पीसी। ठीक है,
ये क्या होता है सर? इफेक्टिव पीसी। अब जैसे क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है कि हम एंटिटी बी को परचेज करने के लिए 150 शेयर इशू कर रहे हैं, बट ये तो एंटिटी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट सिंस रिवर्स एक्विजिशन का केस हो गया तो एंटिटी बी जो है वो एंटिटी ए को खरीदेगा। तो इफेक्टिव परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैसे इशू किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा वो समझिए। देखिए एंटिटी बी के पास अभी जो शेयर है वो 60 हैं। एंटिटी बी के पास अभी 60 शेयर्स हैं, ठीक है ना? कितने शेयर्स हैं? 60। अब आपको यह मानना है कि अगर एंटिटी बी एंटिटी ए को खरीदती, जो कि किताबों में या डॉक्यूमेंट्स में या कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं है, बट अब आपको ये जरूरी ये अज्यूम या सोचना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर एंटिटी बी पीसी देता तो क्या पीसी देता। तो सीधी बात है, एंटिटी बी अगर परचेज कंसिडरेशन देता तो एंटिटी बी को इंश्योर करना था कि उसके पास में जो भी शेयर्स हैं वो 60% है। उसके पास में जो भी शेयर्स हैं वो टोटल शेयर्स का 60% होने चाहिए, राइट? तो फिर बाद में केवल 40% के लिए ये शेयर इशू कर सकता है। तो इसका मतलब एंटिटी बी वुड हैव बीन इशूड 40 नंबर ऑफ शेयर्स टू एंटिटी ए। इन्होंने एग्जाम्पल जो बनाया है वो बहुत सिंपल बनाया, कैलकुलेशन करने की दरकार नहीं पड़ी। ये परसेंटेज है और ये नंबर ऑफ शेयर्स है, 60-40 ये वाले, ये नंबर ऑफ शेयर्स है और ये परसेंटेज है। कोइंसिडेंटली एक ही बन रहा है डेटा। तो अब देखिए ये जो 40 है ना, इस 40 को मैं लिखूंगा एंटिटी बी वुड हैव बीन इशूड 40 नंबर ऑफ शेयर्स एज पर रिवर्स एक्विजिशन। ठीक है, अभी एक बार समझ लीजिए प्रेजेंटेशन क्या होगा वो मैं आपको मॉड्यूल में दिखा दूंगा। अभी एक बार आप समझ लीजिए एक एक स्टेप का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया क्या करना है तो आप अपने आप प्रेजेंटेशन कर देंगे। तो ये मैं सेम कंट्रोल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे 40 नंबर ऑफ शेयर जो है वो इशू करने पड़ते हैं। तो एक बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इफेक्टिव पीसी के लिए आपको 40 नंबर ऑफ शेयर्स, अब 40 क्या है, ये लाख है, करोड़ है, जो भी है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अब देखिएगा दोस्तों, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, वापस समझ लीजिए, उल्टा काम करना पड़ेगा। अकाउंटिंग अक्वायरी की नेट एसेट्स की कैलकुलेशन करें। किसकी? सर ये तो उल्टा है, तभी तो रिवर्स एक्विजिशन है ना दोस्तों। अकाउंटिंग अक्वायरी की नेट एसेट्स देखिए, दैट मींस कि ए जो है वो बी को खरीद रहा है, लेकिन उल्टा सोचिए कि बी जो है वो ए को खरीद रहा है, तो क्या होगा? तो फिर बाद में सर ये होगा कि एंटिटी ए जो है वही तो अकाउंटिंग अक्वायरी है। तो इसकी नेट एसेट्स क्या है? इसकी नेट एसेट्स एक तो है करंट एसेट्स, दूसरा है नॉन करंट एसेट्स, तीसरा है करंट लाइबिलिटीज, और कुछ है नॉन करंट लाइबिलिटीज भी है। ठीक है। अब एंटिटी ए का तो आपको लेना है फेयर वैल्यू। क्या लेना है? फेयर वैल्यू। सारे एसेट्स का फेयर वैल्यू लीजिए। तो यहां पर इन्होंने कहा है, देखिए क्वेश्चन में, कि द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए का आइडेंटिफाइबल एसेट्स और लाइबिलिटीज आर सेम, जो उनके कैरिंग अमाउंट है, एक्सेप्ट नॉन करंट एसेट्स का जो वैल्यू है वो 1500 है। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स का वैल्यू पहले से 1500 लिख देता हूं, बाकी सब कुछ बैलेंस शीट से देख देख के लिख दूंगा। तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स की वैल्यू बता रही जा रही है 500, तो ये हो गया 2000। करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है 300, नॉन करंट लाइबिलिटी 400, ये 300 और ये 400। तो 2000 में से 700 चला गया, कितना बच गया? 1300 रुपए।
1300 रुपीज। ये मेरी क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। क्या कहलाएगी? आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। अब देखिए, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स एक बार अपने को पता चल गया तो हम डेफिनेटली आगे का काम कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में एनसीआई ढूंढ लीजिए। पहले एनसीआई की बात कुछ है क्या? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, एनसीआई इसमें 0 है ही नहीं एनसीआई। तो एनसीआई पूरे क्वेश्चन से गायब रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एंटिटी बी इज 40 रुपया और कोटेड मार्केट प्राइस ऑफ एंटिटी ए का ऑर्डिनरी शेयर जो है वो 16 रुपए का है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, गुडविल कैसे निकाले जाती है दोस्तों? गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है आपको पता ही है। कंसीडरेशन पेड एड एनसीआई लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। तो एनसीआई तो 0 है इसमें। कंसीडरेशन पेड की बात करें पता नहीं, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 1300 है। क्योंकि आपने तो कह दिया सर उल्टा काम करना है, जबकि बी ने तो ए को खरीदा ही नहीं है। कानून की नजर में, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बी ने ए को खरीदा ही नहीं है। तो अब ये कंसीडरेशन पेड जो है ये क्या आएगा सर? ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये सब बेवकूफ बनाने के लिए तो किया है उन लोगों ने। क्योंकि अगर कोई कंपनी के एक शेयर के बदले आप 2.5 दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो भाई? अगर आप उनको 2.5 शेयर दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसको खरीदने नहीं रहे हो, बल्कि आप अपने आप को उसके हवाले कर रहे हो, बेच रहे हो। तो बेचने की अकाउंटिंग होनी चाहिए। और वो सामने वाला खरीदने की अकाउंटिंग करेगा, वो बेचने की अकाउंटिंग नहीं करेगा। तो अकाउंटिंग वाले तो एकदम सही काम कर रहे हैं, आप लोग गलत कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर। इसलिए रिवर्स एक्विजिशन का चलन हुआ, क्योंकि लोग मर्जर एक्विजिशन को उल्टे तरीके से करने लग गए। और उल्टे तरीके से करने लग गए तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत होने लग गई। जो इंटेंट है वो हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसलिए अब ये जो कंसिडरेशन पेड है उसको हमें डिराइव करना पड़ेगा। कितना? आप कितने शेयर इश्यू करते? डीम्ड डीम्ड कितने शेयर इश्यू करते बताओ? 40 शेयर इश्यू करते कि नहीं करते? हाँ, ये देखो मैंने लिखा ना यहां पे, एंटिटी बी would have been issued 40 number of shares as per reverse acquisition to entity A। किसे इश्यू किए जाते हैं ये शेयर्स? ऑब्वियसली बात है, एंटिटी ए। तो 40 शेयर इश्यू करते हैं सर। अब 40 शेयर की वैल्यू क्या रखें? तो देखिए, अगर आप 40 शेयर इश्यू करते तो आपके हर एक शेयर की वैल्यू 40 रुपए है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए, एंटिटी बी के हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 40 रुपए है। तो अगर 40 रुपए है तो कंसिडरेशन ये जो आएगा दोस्तों, मार्केट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन पेड नहीं, इसको मैं लिखूंगा कंसिडरेशन इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड। ये सब वर्किंग है। कंसिडरेशन इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं समझ में आता है कुछ स्टूडेंट्स को ये, बट अगर कंसेप्चुअली अगर आपने रिवर्स एक्विजिशन का मतलब समझा तो झटके ही समझ में आ जाएगा। कैसे? 40 शेयर क्या हम इश्यू कर रहे हैं? नहीं, हम करते अगर हम खरीदते तो। 40 ही क्यों करते सर? बिकॉज हमारी वोटिंग पावर 60 मेंटेन होनी चाहिए। तो हमारे पास जो 60 शेयर्स हैं वो 60% ही है। फिर तो बाद में कंबाइंड एंटिटी के अंदर अगर 100% शेयर है तो मैं कितने शेयर इश्यू कर सकता हूं? 40 कर सकता हूं, इन ऑर्डर टू गिव 40% पावर टू एंटिटी ए एंड टू रिटेन 60% पावर इन एंटिटी बी। ठीक है, तो फिर बाद में 40 शेयर ही इश्यू किए जाते हैं, अगर आपको कंट्रोल उसका उतना देना है, जो मैं ऑलरेडी यहां पे देखिए एस्टैब्लिश कर चुका हूं। समझ रहे मेरी बात? तो देखिए 1600 का कंसिडरेशन, 1300 की आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, और गुडविल कितनी आ गई दोस्तों? 300 रुपए की गुडविल आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुडविल की कैलकुलेशन ये, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं अपने लोग। तो देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में इस बैलेंस शीट का नाम जो है वो होगा एंटिटी ए। बैलेंस शीट किसकी बनेगी? एंटिटी ए। लेकिन
मैं आपको बता दूं, दिस बैलेंस शीट इज कंटिन्यूएशन, दिस बैलेंस शीट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी बी विच इज अक्वायरर। कौन सा अक्वायरर? अकाउंटिंग अक्वायरर। एंड एडिंग line item of assets and liabilities at fair value of entity A, which is accounting acquiry। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, कहां कहां क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं। क्या लिखा मैंने? दिस बैलेंस शीट इज कंटिन्यूएशन ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी बी। एंटिटी बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि वो अकाउंटिंग एक्वायरर है। तो जो अक्वायरर होता है उसकी बैलेंस शीट थोड़ी ना चेंज होती है। फिर बाद में आप क्या करते हो, जिसको आपने एक्वायर किया है उसकी एसेट लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे बुक करते हो। तो ऐड क्या करना है आपको? यू हैव टू ऐड लाइन आइटम ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए। अकाउंटिंग एक्वायरी है। तो चलिए एक काम करते हैं, फिर यहां पे एंटिटी ए और बी और सी एफ एस, यहां पे एंटिटी ए और बी और सी एफ एस। तो देखिए ये जो एंटिटी ए है, कानून की नजर में ये अक्वायरर है, बट अकाउंट्स की नजर में अक्वायरी। तो ए की एसेट्स लायबिलिटीज आपकी फेयर वैल्यू पे आएगी और बी की एसेट्स लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे आएगी। सिमिलरली ए की एसेट्स लायबिलिटीज फेयर वैल्यू पे आएगी और बी की एसेट्स लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे आएगी। ठीक है ना? फिर बाद में आपको इनका टोटल करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेटा पहुंचा देना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं जरा कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है वो कैसे बनेगी इसकी। ठीक है ना? पहले एक बार समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन में आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। तो टी शेप में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बैलेंस शीट बनाना, ये सिर्फ मैं एक बार आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में करंट एसेट्स, एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट, दो चीजें हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट। तो पहले नॉन करंट एसेट लिख देते हैं। नॉन करंट एसेट देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, एंटिटी ए का सब कुछ फेयर वैल्यू पे लेना है और ये सब कुछ बुक वैल्यू पे लेना है। तो बी का तो बुक वैल्यू पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप सब लोग। नॉन करंट एसेट्स है, गुडविल है, करंट एसेट्स है, तीन ही चीज है। गुडविल हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 300 रुपए आई थी और ए का जो करंट एसेट्स है वो है 500 फेयर वैल्यू। एक सेकंड से उल्टा लिख दिया क्या मैंने, ये लीजिए 500 नीचे यहां पे लिख देता हूं मैं। नॉन करंट एसेट्स 1300 रुपए नहीं आएगा यहां पे। अब जनरली क्या होता है, अपन सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये 1300 लिखकर अगले का फेयर वैल्यू लेते हैं, लेकिन अब उल्टा करेंगे, 3000 लिखकर 1300 का फेयर वैल्यू लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। हम लोग बी जो है अकाउंटिंग एक्वायरर, हम हमारा कंटिन्यूएशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो 3000 लिखकर 1300 का फेयर वैल्यू लेंगे। तो 3000 लिखकर 1300 का फेयर वैल्यू 1500 ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4500। करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स कितने का है? 700 रुपए का, उसका है 500, उसका फेयर वैल्यू सेम ही है, तो 700 और 500 1200। ठीक है, चलिए ये छोटे से लाइन आइटम थे। अब बात करते हैं यहां पर लाइबिलिटीज के बारे में। तो लाइबिलिटीज में दोस्तों मैं बता दूं, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। पहले आप ये लिख लीजिए, इक्विटी जो है वो आपको बतानी पड़ेगी मुझे कैसे निकालते हैं। तो देखिए नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी कितनी है? नॉन करंट लाइबिलिटी 400 और 1100 है। 400 और 1100 कितना हो गया? 1500।
करंट लाइबिलिटी है 300 और 600, कितना हो गया 900। अब बचता है तो क्या, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा अदर इक्विटी, ये दो चीजें बचती है। तो बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है रिगार्डिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट चीज समझानी है मुझे आपको, और वो ये है कि इक्विटी इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इक्विटी जो है वो कैसे दिखाई जाएगी। तो देखिए सर, इक्विटी मैं आपको बता दूं, हम जो भी ये लीगल व्यक्ति है, क्योंकि ये बैलेंस शीट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आरओसी में जमा की जाएगी, तो ये किसकी बैलेंस शीट है, एंटिटी ए की बैलेंस शीट है ना। तो एंटिटी ए के कितने शेयर्स हैं, आप कहोगे सर एंटिटी ए के कुछ 100 शेयर्स हैं, और एंटिटी ए ने लीगली कानूनी तौर पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर सही में देखा जाए तो उसने 150 शेयर और इशू कर दिए। तो मेरे को एनी हाउ 100 शेयर्स तो दिखाने ही पड़ेंगे जो मेरे पास ओपनिंग थे, फिर मैंने 150 शेयर और इशू कर दिए, इसीलिए तो रिवर्स एक्विजिशन हुआ। तो मुझे 250 नंबर ऑफ शेयर्स इक्विटी शेयर्स दिखाने पड़ेंगे। बट पता है इसकी वैल्यू जो होगी ना, वो मेरी वाली वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू कुछ और होगी। तो क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स 250 आएंगे, ये सर्टन है। अब क्यों है ये सर्टन, क्योंकि 250 जो शेयर्स हैं, 250 जो शेयर्स हैं वो एंटिटी ए के हैं, और ये बैलेंस शीट का लीगल जो ड्राफ्ट है जो अपन बना रहे हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आरओसी में सब ये आपके एनुअल अकाउंट जो है जमा होते हैं, तो एंटिटी ए के ही नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए इसके अंदर, 250 शेयर्स हो गए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है ना वो क्या होगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, वैल्यू जो है, अब आपको पता है कि सारी वैल्यूज हम एंटिटी बी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहले कैलकुलेशन कर ली है कि अगर हम एक्वायर करते तो 40 शेयर देते, एक शेयर की वैल्यू 40 रुपए, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, जब एक शेयर की वैल्यू 40 रुपए है तो 10 रुपए की इसकी फेस वैल्यू होगी और 30 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, है ना। तो इसका ब्रेकअप कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, 400 प्लस 1200, 1600, यही तो था मेरा कंसिडरेशन इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड 1600। हाँ सर बिल्कुल यही था। तो 1600 रुपए का एक प्रकार से जो इक्विटी है मेरा बढ़ना चाहिए, जिसमें से ये 1600 रुपए जो है वो कैसे बढ़ेगा समझिएगा। मेरे पास में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 600 रुपए का है। अब ये कितने से बढ़ जाएगा, 400 से बढ़ जाएगा। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल शुड बी 1000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम शुड बी 1200। तो यहां पर मैं क्या करूंगा दोस्तों, 250 इक्विटी शेयर 1000 रुपए के दिखाऊंगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो अदर इक्विटी में दिखाऊंगा। तो अदर इक्विटी की जो बैलेंस है वो कितना आएगा देखिएगा, रिटेन्ड अर्निंग जो है ये आ रहा है 1400 रुपए बराबर। हाँ जी, तो यहां पर अदर इक्विटी की अगर अपन बात करें बैलेंस शीट में कि हमारी अदर इक्विटी जो है वो कितनी होगी, एक सेकेंड, तो अदर इक्विटी का ऑलरेडी जो बैलेंस चल रहा है वो कितना है 1400, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इसमें ऐड कर दिया जाएगा 1200। तो 4 2 6 और 2600 ये हो गया। तो 1000 और 2600 का ये इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी दिखाया जाएगा। 1000 का इक्विटी शेयर कैपिटल और 2600 रुपए का ये, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट मैच करके देखिए जरा, मैच होती है कि नहीं होती है। तो 2600 और 1 3600 1500 और 900, 3600 1500 और 900, 6000 रुपये टोटल आता है। इधर 4500 300 और 1200, 6000 रुपये टोटल आता है। अरे सर ये तो बहुत ही नई चीज सीख ली है आज, एकदम मतलब उल्टा पुल्टा काम हो गया है ना। तो देखिए 6000 का टोटल आ रहा है। अब इसके आंसर को अपने लोग देख लेंगे, चिंता ना करें।
पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए 6,000 रुपये का टोटल हो गया दोनों साइड का, ठीक है। और जहाँ पे आपने देखा कि करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स और गुडविल इस प्रकार से आई है, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज इस प्रकार से आई है। सो ये तभी पॉसिबल है कि जब बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं और ए के वैल्यूज को आप फेयर वैल्यू पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। अब इक्विटी शेयर्स की बात करें दोस्तों, तो इक्विटी शेयर्स इन्होंने क्या किया, देखिए 250 शेयर्स की वैल्यू इन्होंने 2200 लिख दी है, ठीक है ना। 250 शेयर्स की वैल्यू 2200 लिख दी है, रिटेन अर्निंग में डाल दिया 1400 रुपए। इन्होंने इसको स्प्लिट नहीं किया, 2200 को स्प्लिट नहीं करके बताया। मैंने आपको इसका और भी अच्छे से डिटेल प्रेजेंटेशन बताया है कि ये 250 शेयर की वैल्यू 2200 का जो रिकंसिलेशन है वो क्या है। अब देखिए मेरा वाला, आप इसका प्रेजेंटेशन देखिएगा, ये मैं आपको रिकंसिलेशन बता रहा हूं कि ये 250 शेयर का वैल्यू जो है 2200 आ कैसे रहा है। ये लोग ये 1000 को और ये 1200 को मिला के दिखा रहे हैं, 1000 और 1200 को ये क्या कर रहे हैं लोग, मिला के दिखा रहे हैं 2200 रुपए, जबकि मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम में दिखा रहा हूं 1200 रुपए और 1000 रुपए यहां पे दिखा रहा हूं। तो अपना प्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा डेप्थ में है, ज्यादा डिटेल में है और ज्यादा समझ में लाने लायक है। यहां पे हो सकता है आपको ये बात ना पता चले कि ये 2200 रुपए आए कहां से, ठीक है ना, क्योंकि इश्यूड इक्विटी जो है इसमें सिर्फ फेस वैल्यू आती है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। इसके अंदर सिर्फ फेस वैल्यू आती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वाला पोर्शन जो है वो यहां नहीं आता, ठीक है। तो मार्केट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। रिवर्स एक्विजिशन का इक्विटी एडजस्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, समरी समझ लीजिए रिवर्स एक्विजिशन के अंदर क्या क्या होता है। एक तो सबसे पहली बात ये वाला नोट, इसमें आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर बी ए को खरीदता तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स देता, है ना। अगर एंटिटी बी एंटिटी ए को परचेज करता तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स देता, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू एंटिटी बी के हर एक शेयर की, तो जो भी अमाउंट आता है इसको हम कहते हैं कंसीडरेशन इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड, जो कि आपका यहां पे देखने को मिल रहा है, कंसीडरेशन इफेक्टिवली ट्रांसफर्ड। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। अच्छा, इसके बाद में यहां पर जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे, सारे एसेट्स और लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू किया जाएगा, लेकिन कौन से एंटिटी का, जो एंटिटी लीगली खरीद रहा है उसका नहीं, बल्कि जो अकाउंटिंग सेंस में परचेजर है उसके एसेट्स और लायबिलिटीज का फेयर वैल्यू। तो दीज आर दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। बट ये कौन से एंटिटी के हैं, ये है एंटिटी ए, और एंटिटी ए कौन है, लीगल अक्वायरर बट अकाउंटिंग अक्वायरी। मतलब कागज में तो वो अक्वायरर है, लेकिन अकाउंटिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म में वो अक्वायरी है। ये बात हो गई। दूसरी बात, ये बात ध्यान रखनी है, इसका मतलब कितनी बातें हो गई, एक जो रेसिप्रोकल पीसी है उसे ढूंढना, इफेक्टिव कंसिडरेशन। दूसरा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स which is based on the continuation of accounting acquirer financial statement। दो स्टेप समझ में आया आपको। स्टेप नंबर 1 हो गया ये, दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है। और तीसरा स्टेप, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान क्या रखेंगे कि एंटिटी ए और एंटिटी बी, तो बी को तो आपको बुक वैल्यू पे ही रखना है, वेयर एज एंटिटी ए को फेयर वैल्यू पे लेके आना है। तो इसका ये तीसरा स्टेप जो है वो इसी स्टेप से निकला है, स्टेप नंबर 2 से। अगर स्टेप 2 समझ में आया तो बैलेंस शीट भी आप सही बनाओगे। और स्टेप 4 में इक्विटी एडजस्टमेंट। ये 4 चीजें आप रिवर्स एक्विजिशन में ध्यान रखिएगा, 4 चीजें आपका रिवर्स एक्विजिशन का क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में इक्विटी एडजस्टमेंट। इक्विटी एडजस्टमेंट देखिए, वापस रिवाइज करा देता हूं। इक्विटी एडजस्टमेंट में आपको जो लीगल एंटिटी है उसकी शेयर कैपिटल लेनी होगी, विच इज 100। उसने 150 शेयर और इश्यू किए तो 250 शेयर हो गए। हम 250 शेयर ही दिखाएंगे, बट वैल्यू जो होगी ना, वैल्यू बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। और वो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ये 1000 कैसे आ रही है, इसका रिकंसिलेशन ये आया कि मैंने 40 शेयर और इश्यू करता, हर एक शेयर की वैल्यू 10 होती तो ये 400 हो गया।
मैं 40 शेयर इशू करता, हर एक शेयर के 30 रुपए का प्रीमियम होता, तो ये 1200 हो गया, तो 1600 रुपए हो गया ना। तो इसलिए मैं 1600 रुपए ये जो है इसको कैसे दिखाऊंगा कि मेरा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 600 है, 600 में मैं सिर्फ 400 फेस वैल्यू ही जोड़ सकता हूं, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम मुझे अदर इक्विटी में दिखाना है। तो वैसे ही देख लीजिए, टोटल इसका ये 1000 रुपए का ब्रेकअप मैं नीचे से लेके आया हूं, वर्किंग नोट रेफर कराना पड़ेगा। अदर इक्विटी भी मैं नीचे से कैलकुलेट करके लेके आया हूं, 1400 और 1200 कैसे आया आपको पता है, इससे 2600 रुपए हो गया। तो अब आप मेरी बात समझिए, इस प्रकार से ये बैलेंस शीट बनेगी, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल लगता है, आई होप आपको भी शायद यही लगता होगा, या फिर अब आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आए तो जरूर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ये हुआ आपका रिवर्स एक्विजिशन, सबसे मतलब कहते हैं ना कि तिरछा कॉन्सेप्ट जो रहा बिजनेस कॉम्बिनेशन का वो यही है। अब इसका एक इलस्ट्रेशन भी है, तो वो सेम ही है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से शायद इन्होंने स्टार्टिंग में, मैंने आपको कहा था ना कि रिवर्स एक्विजिशन पहले नहीं करेंगे बाद में करेंगे, तो पहले सीधा एक्विजिशन तो समझ ले। इसीलिए ये देखिए, ये एग्जाम्पल 9 है रिवर्स एक्विजिशन का, तो ये एग्जाम्पल 9 आप सब लोग यहां पर इसको पढ़ लीजिएगा और जरूर कर लीजिएगा एग्जाम्पल 9 को, ठीक है। अब आपसे आराम से हो जाएगा एग्जाम्पल 9 जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद में दोस्तों रिवर्स एक्विजिशन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट रहता है जो कि एग्जांपल 11 में है, और रिवर्स एक्विजिशन के साथ साथ में ईपीएस निकालने का भी क्वेश्चन है, यानी टेस्ट योर नॉलेज में जो अपन ने क्वेश्चन 2 किया उसमें ईपीएस भी निकालने के लिए पूछा है। देखिए जरा, ईपीएस निकालने के लिए भी बोला है। एक सेकेंड हो गया, नहीं 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 नहीं, ईपीएस वाला नहीं है शायद, हटा दिया इन्होंने। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, मेजर गुडविल और प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ईपीएस वाले चैप्टर में मैं आपको कुछ बता दूंगा, जो भी कुछ एक्स्ट्रा बातें होगी बढ़िया है, यहाँ पे उसका कोई डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा ईपीएस से रिलेटेड। तो ईपीएस वीपीएस का इसमें कोई जिक्र नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, उसको छोड़ते हैं। तो फिर बाद में अपना क्वेश्चन 2 तो हो गया, क्वेश्चन 2 तो अपना अच्छे से हो गया। फिर अब ये इलस्ट्रेशन में, इसको भी अभी यहीं फिर इसी सेशन में खत्म कर देते हैं। इलस्ट्रेशन भैया, जो इलस्ट्रेशन है अपना, ये एग्जाम्पल 11 9, ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था ये आप कर लीजिएगा, अब आपसे हो जाएगा एग्जाम्पल 9, क्योंकि क्वेश्चन 2 कर लिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल 11 जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी ए डिसाइडेड टू स्पिन ऑफ 2 ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस करंटली हाउस्ड इन 2 सेपरेट एंटिटीज, कंपनी बी और सी। To facilitate the spin-off, Company A incorporates a new entity, Company D, with nominal equity and appoints independent directors to the board of Company D. Company D signs an agreement to purchase Company B and C in cash, conditional on obtaining sufficient funding. To fund these acquisitions, Company D issues a prospectus offering to issue shares for cash. At the conclusion of the transaction, Company D has owned 99% of the new investors, with Company A retaining only a 1% NCI। ठीक है, मैंने कंट्रोल एक प्रकार से खो दिया है, मेरे पास में सिर्फ 1% NCI रह गया है और कंपनी डी के पास में कंट्रोल चला गया। इन दिस सिचुएशन अ सेट ऑफ न्यू इन्वेस्टर पेड कैश टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ कंपनी डी in an arm's length transaction. So company D is then used to effect the acquisition of 100% ownership of company B or C by paying cash. So company A relinquish its control of company B or C to the new owners of company D. Spin off इसको ही बोलते हैं ना, spin off का मतलब क्या होता है, आप अपने कंट्रोल को खो देते हैं। So although company D is a newly formed entity, company D is identified as the acquirer not only because it paid cash but also because the new owners of company D have obtained control of company B or C from company A। तो यहां पर अपना पूरा का पूरा ये रिवर्स एक्विजिशन का अब कंसेप्ट पूरा होता है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2 को जो टेस्ट योर नॉलेज वाला है उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा।